क्या एक ज़ॉम्बी दोबारा इंसान बन सकता है? क्या एक इंसान शैतान बन सकता है? और क्या एक इंसान शैतानों के बीच महान बन सकता है? 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल की एक कहानी है। कांतारा से इंस्पायर्ड हॉलीवुड मूवी पूरी तरह नहीं, क्लाइमैक्स में एक विजुअल था, मगर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखे तो कुछ मूवीज होती है ना जिन्हें देखने के बाद ऐसा दिल भरा भरा फील होता है कि भाई दिस इज सिनेमा। वैसा वाला एक्सपीरियंस था हिंदी में देखने के बाद इस 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल मूवी से। This movie slaps. I think Bone Temple is extremely good. The Bone Temple, and I can't believe I'm going to say this, but that was the best one from the whole series. मैं बहुत दुखी हूँ कि इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं किया, बट इट्स गोइंग टू बी कल्ट क्लासिक। द आयरन मेडन सीन मुंह खोल देने वाला था। मैंने अब तक की सबसे बेहतरीन ज़ॉम्बी प्रो रोमांस देखी। फाइनली अ मूवी ब्रेव इनफ टू आस्क क्या हो अगर हम ज़ॉम्बी के साथ मिलकर नशा करें। और ऐसे ही हजारों रिएक्शन इस मूवी पर। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 28 ईयर्स लेटर, जो कि ये है जो मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो थी, चाहो तो देख लेना। बाकी मैं तो बेटा ही हूँ हर चीज को समझाने के लिए, भले ही तुम्हें समझ में ना आए। पर हाँ, अगर आप एक ज़ॉम्बी लवर हो तो इस मूवी को देख के बिना मत मरना, पाप लगेगा। पहले ये रिएक्शन पढ़ो, फिर रोमांस पर आते हैं। दो दिल मिल रहे हैं। इस रोमांस की शुरुआत फर्स्ट पार्ट से होती है, जब डॉक्टर केल्सन अल्फा मैन ज़ॉम्बी से मिलता है। डॉक्टर केल्सन के डॉट्स में एक ऐसा ड्रग होता है जिसे ज़ॉम्बी को मारने के बाद ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए अपनी सुध बुध खो देता है। एक बात बता दूं, डॉक्टर केल्सन कभी भी ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारता, उन्हें प्यार से ट्रीट करता है। फिर अल्फा ज़ॉम्बी और डॉक्टर केल्सन दूसरी बार यहाँ मिलते हैं। एक बार फिर अल्फा मैन अपनी प्रकृति दोहराते हुए केल्सन पर हमला करने आता है और केल्सन फिर से उसे डोट मारकर सुध बुध खोने वाली अवस्था में पहुंचा देता है। केल्सन अपनी करुणा दिखाते हुए उसके शरीर पर चुभे तीरों को निकालने लगता है। केल्सन ने उसका नाम भी रखा है सैमसन, ताकि बातचीत करने में आसानी हो। फिर इनकी तीसरी मुलाकात में सैमसन थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। वो अपने स्वभाव से विपरीत शांत है। केल्सन उस पर भरोसा करते हुए उसे अपने पास आने देता है। सैमसन उसके पास आकर ठहर जाता है और केल्सन उसे डोट मार देता है। एक्चुअली सैमसन डोट खाने ही आता है, ये आगे पता चलेगा। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। दोनों की यही अवस्था है। केल्सन यहाँ पर एक जोखिम लेता है। वो डोट का ड्रग लेकर केल्सन की साइड में लेट जाता है। वो देखना चाहता है कि सैमसन उसकी मारेगा या नहीं। जब वो होश में आता है तो देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ, मतलब सैमसन ने उसकी नहीं मारी। केल्सन ये देखकर काफी खुश होता है क्योंकि सैमसन में बदलाव आ रहे हैं। धीरे धीरे इनके बीच एक दोस्ती का बंधन बन जाता है। सैमसन केल्सन बारिश के पानी में भीग रहे हैं और यहाँ पर पहली बार अल्फा मैन अपने ऊपर गिरते बारिश के पानी को फील करता है। तुम देखो इनका प्रो रोमांस, ये बढ़िया रिएक्शन था। एक्चुअली केल्सन सैमसन के साथ जो कुछ भी कर रहा है वो इलाज है अल्फा मैन का। हम फर्स्ट मूवी में देख चुके थे कि 12 साल के स्पाइक पिताजी और घर बार को छोड़कर सेल्फ डिपेंडेंट बनने जंगल में निकल चुका है। एक दिन सेल्फ डिपेंडेंट बनकर स्पाइक मच्छी सेक रहा होता है कि तभी अचानक कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। लगा कि स्पाइक का काम तमाम हो जाएगा, पर तभी जिमी अपने ग्रुप के साथ वहाँ प्रकट हो जाता है और स्पाइक को बचा लेता है। तो कुछ इस तरीके से स्पाइक जिमी और उसके ग्रुप से मिला था और यहीं से 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल चालू होती है। ये कोड पढ़ो, पढ़ लिया। जिमी अपने ग्रुप को फिंगर ग्रुप यानी कि उंगलियों का ग्रुप बोल के संबोधित करता है। जिमी के ग्रुप का एक नियम है, वैसे बहुत सारे नियम है पर अभी के लिए नियम सुनो, जरूरी है। नियम कहता है कि अगर ग्रुप में किसी को भी शामिल होना है तो शामिलकर्ता को ग्रुप में मौजूदा 7 जनों में से किसी एक को फाइट के लिए चुनना होगा और उसे हराना होगा और मारना होगा ताकि वो उसकी जगह ले सके। अब ये कोड तुम्हें समझ में आने वाला है। 12 साल के स्पाइक को इस 24 साल के लड़के को हराना तो है ही है, पर उसे मारना भी है। जी हाँ, किसी महान इंसान ने कहा था कि और कॉन्फिडेंट अच्छे ताकतवर इंसानों को मिट्टी में मिला देता है, और इस लड़के के साथ भी यही होता है। स्पाइक उसके और कॉन्फिडेंट का फायदा उठाकर उसकी पतलू निकालकर उसकी जांग में चाकू घोंप देता है। भाई इतना खून बहता है तुम देख ना पाओ, मानो खून का फुहारा चालू हो गया। इस सीन के ऊपर ये प्रतिक्रिया पढ़ो। खैर वो लड़का ब्लड लॉस के कारण मारा जाता है। स्पाइक फिंगर ग्रुप का सदस्य बन जाता है। अब उसका नाम जिमी है और आपसे उसे ये सफेद बालों वाली विग पहननी पड़ेगी। ये दूसरा नियम है। जिमी इस ग्रुप का प्रमुख है, उसे मिलाकर उसके ग्रुप में 8 लोग हैं। तीसरा नियम, उसे छोड़कर सभी सदस्य प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जैसे इस लड़के के स्थान पर स्पाइक आ गया, और किसे शामिल करना या नहीं यह निर्णय भी जिमी ही लेगा। ये चौथा नियम है।
जोना, प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति ये तीनों जंगल में खाना ढूंढने आए हैं। एक सीधा साधा ज़ॉम्बी बेचारा हालात का मारा चुपचाप से कहीं जा रहा होता है। तभी जोना को उसे मारने की छूल मचती है। लेडी उसे समझाती भी है जाने दे, पर नहीं, जोना उसे मारने जाता है। अरे फिर क्या था, लंगड़ा त्यागी ज़ॉम्बी चिल्ला देता है जिससे उसके सारे भाई बंधु आने लगते हैं। प्रेग्नेंट लेडी अपने पति को लेकर भागने लगती है। जोना ज़ॉम्बियों से घिर चुका है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बी से। जोना अच्छी फाइट देता है, लेकिन उसके चेहरे पर इस लेडी ज़ॉम्बी का खून गिर जाता है एंड देन वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जय जुबा केसरी। लेडी अपने पति को लेकर अपने गंतव्य पर आ जाती है। उनका पूरा क्षेत्र चारों तरफ से तारों की जालियों से सुरक्षित है। ये तामझाम इनको ज़ॉम्बी से तो बचा लेगा, पर जिमी और उसके शैतानों से कैसे बचाएगा। वो प्रेग्नेंट लेडी के घर दावत करने आए हैं और चैरिटी भी। चैरिटी जिमी और उसके समुदाय का प्रमुख काम है। ये सभी लोग प्रेग्नेंट लेडी को अपना परिचय देते हैं। इन सभी का नाम जिमी है या यूनिटी इक्वालिटी माई फुट, और इसका नाम जेमिमा है। इसको और स्पाइक को छोड़कर जिमी ने ऑलमोस्ट सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जिमी जेमिमा से नाचने को बोलता है, जेमिमा नाचती है। वो कुछ बोलता है और सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि जिमी ने इनको कह रखा कि ये जोक है और तुम्हें हंसना है, और वो हंसते हैं। ये सारी बकवास देख कर सुनकर प्रेग्नेंट लेडी बोलती है हाँ निकलेंगे, पर खाना खा कर और तुम सभी को मार कर। या ये सफेद टी शर्ट क्या ही लुक दे रहा है। इसके पास यहाँ सुनहरा मौका था कि वो एक ही वार में जिमी को निपटा दे, लेकिन नहीं, ये हुतिया गर्म पानी टेबल के बीचों बीच फेंक देता है। प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर सभी को फिंगर ग्रुप पकड़ लेता है। जिमी लड़की से कहता है आज रात हम यहीं रुककर चैरिटी करेंगे और कल सुबह नए ठिकाने पर जाएंगे। जाओ तुम नया ठिकाना ढूंढो। और वो जिमी लड़की जाती है। एक बात बोल दूं, ये लड़की जिमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो मन ही मन उसे बहुत सारी गालियां बकती रहती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में जोना ज़ॉम्बी आ जाता है और जेमी लड़की बड़ी स्टाइल से और फुल स्वैग में जोना ज़ॉम्बी को निपटा देती है। केल्सन सैमसन को अपना डांस दिखा रहा है। वैसे केल्सन अच्छा नाचता है, वो साथ में सैमसन को भी नचाता है। भाई इनके बीच का रोमांस अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन ये सारी क्रिया जेमी लड़की अपनी आंखों से होती देख लेती है। वो अल्फा को इस तरह देखकर अल्फा को किसी ओल्ड मैन के साथ नाचता देख हैरान परेशान रह जाती है। जिमी की फिलोसफी। जिमी मानता है कि जब ओल्ड निक ने यानी कि शैतान ने देखा कि मानव अपनी दुनिया चलाने में अयोग्य है, तो उसने अपने दानव मानव की दुनिया में छोड़ दिए ताकि वो मानव की दुनिया में अपना प्रभुत्व, अपना कब्जा जमा सके। ईश्वर ने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ओल्ड निक ने मानव की दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाया और उसका प्रभुत्व किसी नर्क के समान है। फिर ओल्ड निक ने अपने मन पसंदीदा बेटे जिमी क्रिस्टल से बात की और उससे कहा तुम आपसे सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल हो, तुम मेरे सबसे मजबूत दाहिने हाथ हो और तुम्हारे पास 7 फिंगर्स होगी जिनके अपने मजबूत पंजे होंगे, और तुम मनुष्य की दुनिया में चैरिटी करोगे और इस चैरिटी के बदले तुम मेरे इकलौते वारिस बनोगे और तुम्हारे 7 फिंगर्स तुम्हारे क्राउन को मजबूती से पकड़ेगी, और मैं ही हूँ सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल। चैरिटी। जिमी की चैरिटी का मतलब है तड़पा तड़पा कर शरीर से आत्मा बाहर निकाल कर उसे अपने फादर यानी कि ओल्ड निक तक पहुंचाना। जिमी ओल्ड निक से बात करता है। जी हाँ, वो ओल्ड निक से बात करता है अपने दिमाग में। जब 7 फिंगर से चैरिटी कर रही होती है तब ओल्ड निक जिमी में आकर उसकी आंखों से चैरिटी को देखता है और उसका आनंद लेता है। ऐसा जिमी इन सभी को बताता है। और आज चैरिटी के नाम पर इन चारों मासूमों की जीते जी खाल उतारी जाएगी। सही सुना आपने। लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ज़ॉम्बी बन रहे हैं, मानवता तार तार हो रही है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है, इतना कुछ हो चुका है, पर ईश्वर है कि कुछ कर ही नहीं रहा। वो तमाशा देख रहा है या वो है ही नहीं। लेकिन ये सारे काम शैतान के हैं, मतलब शैतान है, तो हमें सर्वशक्तिमान शैतान की शरण में जाना चाहिए। वही हमारा उद्धार कर सकता है, वो इस दुनिया से हमें बाहर निकाल सकता है। यही थिंकिंग है 7 फिंगर्स की। उनको लगता है कि वो चैरिटी करके डेविल को खुश कर रहे हैं और बदले में डेविल उन्हें एक अच्छी दुनिया देगा या वो उन्हें अपने साथ कर लेगा। यानी कि ओल्ड निक के बाद जिमी और जिमी के बाद 7 फिंगर्स और उनके नीचे कब्जे में प्रभुत्व में पूरी मानव दुनिया। इसी खौफनाक विचारधारा पर जिमी और उसका ग्रुप चैरिटी यानी कि अपना काम करता है। और ये सब वो प्रेग्नेंट लेडी यहाँ छिप कर देखती है, सुनती है। स्पाइक उल्टियां करते बाहर आ जाता है। जेमी लड़की भी नया ठिकाना ढूंढ कर वहाँ आ जाती है। हमें जेमी लड़की और स्पाइक के बीच में थोड़ी बहुत बॉन्डिंग भी दिखाई जाती है।
तीनों की हालत तो खराब हो चुकी है, लेकिन हस्बैंड की हालत अभी भी ठीक है क्योंकि स्पाइक ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जिमी उसे ऑफर देता है, बेसिकली उससे मजाक करता है। वो कहता है क्या तुम फिंगर्स बनना चाहोगे? वो यस यस ओके, चुनो किससे लड़ना चाहते हो। हस्बैंड जेमिमा को चुनता है। उसे लगता है जेमिमा कमजोर है। दोस्तों वो क्यूट सी है पर बड़ी ही भयानक है। जेमिमा के सामने पतिदेव नहीं टिक पाते। जेमिमा उसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करती है। प्रेग्नेंट लेडी अपने पति की ऐसी हालत तो नहीं देख पा रही, वो कुछ तो करेगी। जेमिमा हस्बैंड के ऊपर बैठी और तभी उसे कुछ आकर लगता है, एक बड़ा सा हुक। जेमिमा के ऊपर एक बड़ा ही अच्छा रिएक्शन था। जेमी लेडी को देख लेता है, लेडी भागने लगती है। जब तक इनका ध्यान लेडी पर होता है तब तक हस्बैंड एक गैस टंकी लेकर उससे एक फिंगर को जिंदा फूंक देता है। वैसे पूरा फार्म हाउस जिसमें ये लोग है हस्बैंड का ही है। अफरा तफरी मच चुकी है, फार्म हाउस जलने लगता है और प्रेग्नेंट लेडी वहां से भागने लगती है। जेमी स्पाइक को लेडी के पीछे भेजता है पर स्पाइक लेडी को नहीं पकड़ पाता। दो फिंगर से मारे जा चुके हैं, एक फिंगर घायल हो चुका है। जिस तरह भगवान को मानने वालों को भगवान नहीं बचाता, ठीक उसी तरह शैतान को मानने वालों को शैतान ने नहीं बचाया। खैर स्पाइक लेडी को नहीं पकड़ पाया। इस बात से जिमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो कहता है मैं ओल्ड निक को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। तभी जेमी लड़की सही कहा, क्यों ना हम ओल्ड निक के पास जाकर उससे स्पाइक की सजा के बारे में पूछे। पता है वो किसकी बात कर रही है? एनी गेसेस? डॉक्टर केल्सन की। उसके पास हड्डियों का महल है, खोपड़ियों की कुतुब मीनार है, उसकी त्वचा लाल है और उसके सामने अल्फा ज़ोंबी किसी मेमने की तरह रहता है। ऐसा विवरण देती है जेमी लड़की केल्सन का। जेमी भी ये सब सुनकर भौचक्का रह जाता है। स्पाइक को छोड़कर सभी को लगता है कि हमें हमारा भगवान शैतान ओल्ड निक मिल गया। एक तरफ सनकी है तो एक तरफ समझदार, एक तरफ घृणा है तो एक तरफ प्यार, एक तरफ अशांति है तो दूसरी तरफ शांति है, एक तरफ शैतानवादी है तो दूसरी तरफ मानवतावादी है। बड़ा ही अद्भुत मिलन है गुड और इविल का। इस मिलन के ऊपर इनके रिएक्शन से पढ़ो। ये दोनों एक दूसरे से बातें करके क्या क्या पता लगाते हैं सुनो। जिमी पता लगा लेता है कि ये ओल्ड निक नहीं है और केल्सन पता लगा लेता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब बंदा है जिसकी अपनी एक ओल्ड निक वाली शैतानी काल्पनिक दुनिया है। लेकिन जिमी यहाँ एक गेम खेलता है। वो कहता है तुम मेरे ग्रुप के सामने ओल्ड निक बन के आओगे और मैं जो कहूँगा वो सब तुम उनके समक्ष मेरे सम्मान में बोलोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी आते तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और केल्सन मान जाता है। भाई ये जो पूरा का पूरा सीन है जिसमें केल्सन ओल्ड निक बनकर आयरन मेडन सॉन्ग पर नाचता है, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। इट्स अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। सच में लगने लगता है कि केल्सन के अंदर डेविल आ गया। जिमी और स्पाइक को छोड़ दूं तो इन तीनों फिंगर्सों को लगने लगता है, लगता क्या है, विश्वास हो जाता है कि यही ओल्ड निक है यानी कि शैतान। आयरन मेडन परफॉर्मेंस पर इनके कमेंट से पढ़ो। एक फिंगर कहाँ गया उसकी कहानी बाद में बताऊंगा। केल्सन अपना तांडव दिखाकर अपनी स्पीच चालू करता है जो कि उसे जिमी ने दी है, जिसमें जिमी सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल है। वो ओल्ड निक का फेवरेट बेटा है और हर एक फिंगर्स को उसकी बात बिना सोचे समझे माननी है। और वो जो चैरिटी के नाम पर जो कर रहे हैं एक महान काम है जो उन्हें आगे भी पूरी शिद्दत के साथ करते रहना है। बेसिकली जिमी ने केल्सन के द्वारा खुद को सेवन फिंगर्स का भगवान डिक्लेयर कर दिया, जिसकी बातों को आग बंद करके सेवन फिंगर्स को माननी है। लेकिन तभी केल्सन को मास्क के पीछे स्पाइक का चेहरा दिख जाता है। स्पाइक और केल्सन पहली मूवी में मिल चुके हैं और यहाँ से जिमी का पूरा खेल बिगड़ जाता है क्योंकि केल्सन जिमी से बलिदान मांगता है। वो कहता है माय ओनली सन, मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर के इकलौते बेटे जीसस की तरह क्रॉस पर चढ़ो और महान बनो। ये सुनकर जिमी की फटके चार हो जाती है। ये तो प्लान में नहीं था लेकिन जिमी लड़की खुश हो जाती है। जिमी फिंगर्स को समझाने लगता है कि ये कोई ओल्ड निक नहीं है और ये समझाने के लिए वो केल्सन को चाकू मार देता है। ये देखकर जिमी लड़की जिमी को मारने जाती है लेकिन सपेदी जिमी उसे रोकने लगता है तो जिमी लड़की उसे भी निपटा देती है। फिर उसके बाद लालिमा जिमी आती है तो जिमी लड़की उसे भी RIP कर देती है और इधर स्पाइक ने जिमी को चाकू मार दिया है। जी हाँ, जिमी लड़की भी अपना गुस्सा जिमी पर निकालती है।
केल्सन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। स्पाइक उसे देखकर रो रहा है। जिमी लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि ओल्ड निक है या नहीं। तभी केल्सन कहता है, कोई भी ओल्ड निक नहीं है, मतलब हम ही शैतान है और हम ही भगवान है। लेकिन जिमी लड़की बोलती है, आप कोई भी हो लेकिन मैं आपका अंतिम आदेश जरूर पूरा करूंगी। और वो करती है। देखो तुम जिमी को क्रॉस पर उल्टा लटका दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पॉप कल्चर में उल्टा क्रॉस शैतान का प्रतीक माना जाता है और शुरू से ही जिमी ने उल्टा क्रॉस पहना हुआ था। तो ये एक हिंट थी कि जिमी का कैरेक्टर कैसे होने वाला है। खैर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिमी लड़की अपना नाम केली बताती है। वो अच्छा इसीलिए वो यहाँ पर के बना रही थी। केल्सन और जिमी दोनों मौत का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, मौत आ चुकी है। आई मीन अल्फा मैन। जिमी अल्फा मैन को शैतान समझता है। तुम उसके दृष्टिकोण से अल्फा मैन को देखो, वो उसे शैतान लग रहा है। ये कमेंट मस्त थी। सैमसन केल्सन के पास आता है, उसे थैंक्स से बोलता है। केल्सन सैमसन को देखकर चैन से मर जाता है क्योंकि उसका इलाज काम कर गया, वो दोबारा इंसान बन गया। केल्सन और जिमी पर इनकी प्रतिक्रियाएं देखो। तो दोस्तों स्वागत कीजिए पिंकी ब्लाइंडर का, यानी कि सिलियन मर्फी का। वो इसमें इस लड़की के डैड बने हैं जो उसे वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तभी इन्हें कुछ आवाजें आती है और वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दो लोगों के पीछे पड़े हैं, जो आपको उसके लिए स्पाइक है। और बाप बेटे की ये जोड़ी उन्हें बचाने जाती है। और इसी के साथ ये मूवी हमें अलविदा बोल देती है दोस्तों। केल्सन एक अच्छाई का प्रतीक था जिसने अपने अच्छाई से और मेहनत से अल्फा मैन को ठीक कर दिया। जिमी बुराई का प्रतीक था। फर्स्ट मूवी में स्पाइक केल्सन यानी कि अच्छाई के साथ रहा एंड सेकेंड मूवी में स्पाइक जिमी यानी कि बुराई के साथ रहा। मतलब वो अच्छाई और बुराई के बीच में ही फंसा रहा। लाइक हम हमारे जैसे कि क्या अच्छा और क्या बुरा कभी कभार हम भी डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन स्पाइक को अंदर से पता था कि जिमी की साइड अच्छी नहीं है और उसने बहुत कोशिश की उसे छोड़ने की। वो यहाँ प्रेग्नेंट लेडी से बोलता भी है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, पर वो लेडी उसे मार कर भाग जाती है। फिर एक बार स्पाइक यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तब एक फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है क्योंकि स्पाइक ने उसके अच्छे दोस्तों को मार दिया। लेकिन तभी जिमी लड़की आकर स्पाइक को बचा लेती है और उस फिंगर को मार देती है। मैंने कहा था ना आपसे कि एक फिंगर की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, वो यही फिंगर था जिसे जिमी लड़की स्पाइक को बचाने के लिए मार देती है। वैसे उसने कुल मिलाकर 3 फिंगर्सों को मारा है जबकि वो खुद एक फिंगर है। और ये पूरी घटना केल्सन से मिलने से पहले की है। और अंततः केल्सन ही स्पाइक को बुराई से मुक्ति दिलाता है। मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा, इन दोनों का सबक अच्छे से स्पाइक और केली को मिल चुका है। ये पूरा स्ट्रगल जिमी से बचने का इन दोनों के कैरेक्टर में शायद एक नया निखार लाए। तुम्हें क्या लगा, केल्सन जो डॉट से अल्फा को मारता था क्या वो मधुसी के थे? नहीं, वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था अल्फा मैन के ऊपर ताकि ज़ॉम्बी वायरस की दवा खोजी जा सके। अल्फा मैन केल्सन के पास बार बार इसीलिए आता है क्योंकि उसका ड्रग अल्फा मैन को शांति देता है। जो उसके दिमाग में ज़ॉम्बी वायरस के कारण तूफान चलता है, उस तूफान को मार्फिन शांत करती है। मार्फिन केल्सन की दवा का प्रमुख अवयव है जो अल्फा मैन की बेचैनी, घबराहट और उसके दिमाग की उथल पुथल को शांत करती है। और इसके अलावा जिस प्यार भरे तरीके से केल्सन अल्फा मैन को ट्रीट करता था, देखा है हम सब ने। और किसी ने कहा है ना कि प्यार और दवा दोनों चीजें साथ में दी जाए तो इंसान जल्दी रिकवर कर जाता है। यही कोशिश केल्सन अल्फा के साथ कर रहा था, जिसका नतीजा यहाँ ये निकला कि अल्फा मैन पहली बार मून को देखकर मून बोलता है और यहाँ केल्सन को पता चल जाता है कि उसका इलाज काम कर रहा है। सुबह अल्फा में ना केवल कपड़े से अपना बदन ढकता है बल्कि वो इस फ्रूट को भी खाता है और अपने हाथों को साफ भी करता है। ये रिएक्शन से पढ़ो, इट्स मीन्स उसमें इंसानी फितरतें आ रही है। अब केल्सन इस चीज पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर ज़ॉम्बी हमला ही क्यों करते हैं, ज़ॉम्बी जिन्हें मारते हैं ज़ॉम्बी उन्हें कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा मैन जब इस आदमी को मारता है तो अल्फा मैन उसे ज़ॉम्बी के रूप में देखता है, यानी कि खतरा समझता है, जबकि वो खुद ज़ॉम्बी है ना कि ये। यानी कि अल्फा मैन जो नहीं है वो देखता है। यानी कि ज़ॉम्बी वायरस एक तरह का मानसिक विकार पैदा कर देता है कि तुम ज़ॉम्बी हो, मैं नहीं, और वो उन्हें मारता है। केल्सन अब इसी मानसिक विकार का इलाज करने वाला है। वो केल्सन को मार्फिन के साथ मानसिक विकार को ठीक करने वाली ड्रग से भी देने लगता है। वो ये काम केवल एक बार ही कर पाता है क्योंकि इसकी अगली रात में वो जिमी के हाथों मारा जाता है। जिमी और सैमसन पर इनकी तुलनाएं बड़ी मजेदार थी।
पहले ये रिएक्शन पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। अल्फा मैन ट्रेन में आता है। फर्स्ट मूवी में इसी ट्रेन में एक प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी लेडी ने एक बेबी को जन्म दिया था और इसी मूवी में डॉक्टर केल्सन का ओपनिंग सीन यही ट्रेन है जहाँ से वो एक मरी हुई प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी लेडी की बॉडी ले जा रहा है। इसी लेडी ने फर्स्ट मूवी में बेबी रूपी लड़की को जन्म दिया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये ट्रेन एडिनबर्ग जा रही है और ये रहा स्पाइक की उम्र का अल्फा मैन जो मून के बारे में पढ़ रहा है। मून, अच्छा मून। ये लड़की टिकट कलेक्टर है लेकिन उसके पीछे यहाँ इस अननोन पर्सन को देखो। शायद ये वायरस इन्फेक्टेड फर्स्ट पर्सन है जो इस ट्रेन में कहीं से आ गया और मे भी इसी की वजह से इस पूरी ट्रेन में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया हो। लाइक ट्रेन टू बुसान। टिकट कलेक्टर अल्फा मैन से टिकट मांगती है एंड देन तभी अल्फा मैन वापिस पास्ट से प्रेजेंट में आ जाता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि ज़ॉम्बीज अल्फा मैन पर हमला करते हैं। इसका मतलब अल्फा मैन वापिस इंसान बन चुका है, यानी कि केल्सन की मेडिसिन से काम कर गई। लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो क्या अल्फा मैन वापिस से ज़ॉम्बी बन जाएगा या मारा जाएगा? देखते हैं। इसी टाइम पीरियड में या इसी टाइम लाइन में या इसी वक्त या इसी दौरान जिमी अपने ग्रुप को केल्सन से मिलाने ले जा रहा होता है। जब केल्सन आयरन मैडन परफॉर्मेंस दे रहा होता है तभी उसी टाइम लाइन में अल्फा ज़ॉम्बी ट्रेन से बाहर आता है और केल्सन से मिलने जाता है। वो केल्सन से मिलकर उसे थैंक्स बोलता है। इसका मतलब केल्सन ने ज़ॉम्बी वायरस से निपटने के लिए दवा या वैक्सीन बना ली है। ट्रेन में ज़ॉम्बीज ने अल्फा मैन को काटा है, उस पर खून की उल्टियां भी की है, लेकिन इस बार सैमसन ज़ॉम्बी नहीं बना बल्कि इंसान ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की क्षमता आ चुकी है और यही चीज देखकर केल्सन खुशी खुशी मर जाता है कि उसकी 28 साल की मेहनत काम कर गई। मुझे लगा स्पाइक के फादर जेमी का इस मूवी में कोई रोल होगा, पर रोल तो छोड़ो, एक इमेज तक नहीं दिखाई गई और ना ही स्पाइक के गांव को दिखाया गया और ना ही उस छोटी सी बेबी को जिसे ज़ॉम्बी लेडी ने पैदा किया था। और उस प्रेग्नेंट लेडी का क्या हुआ, वो कहाँ भाग गई? शायद इस मूवी ने कोशिश की अपने सबसे प्रमुख किरदार डॉक्टर इयन केल्सन को ग्रैंड फेयरवेल देने की और केल्सन ये फेयरवेल डिजर्व करता है। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। वो अच्छा दोस्त है, अच्छा डांसर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा स्पीकर है और एक अच्छा कब्रिस्तान केयर टेकर भी। हड्डियों का महल, खोपड़ियों की कुतुब मीनार, ये सारी चीजें उन मरे हुए लोगों की है जिन्हें ज़ॉम्बीज ने मार दिया या ज़ॉम्बीज को जिन्होंने मार दिया। एक्चुअली तामझाम जिसे केल्सन कब्रिस्तान कहता है, ये मरे हुए लोगों को याद रखने का एक आखिरी तरीका है और स्पाइक ने अपनी मोम की खोपड़ी खोपड़ियों में सबसे ऊपर रखी थी। केल्सन, मैं तुम्हें मिस करूंगा। आपको पता है जिमी क्रिस्टल का पूरा किरदार रियल लाइफ के जिमी सेवली से इंस्पायर था। आई थिंक चैरिटी वाला पूरा कंसेप्ट भी यहीं से आया है। नेटफ्लिक्स ने जिमी सेवली के ऊपर जिमी सेवली ब्रिटिश हॉरर स्टोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। केल्सन ने जिमी से डर के मारे उससे डील नहीं की थी, बल्कि उसे डर था कि मेरे बाद उसके अच्छे दोस्त अल्फा का क्या होगा, इसीलिए उसने जिमी की हर बात मानी। लेकिन जब उसने स्पाइक को देखा तो उसे लगा कि स्पाइक को जिमी के आतंक से मुक्त करना जरूरी है। वो बेचारा पहले ही अपनी माँ को खो चुका है, इसलिए उसने जिमी के साथ अपनी डील तोड़ दी और शायद क्या पता जिमी उसे डील पूरी होने के बाद भी मार देता। हरामी तो था ही वो। जिमी को लगता था कि उसका फादर और उसकी मोम ओल्ड निक यानी कि शैतान के पास है। जब वो पहली बार केल्सन को ओल्ड निक समझकर उससे मिलने आता है तो काफी डरा हुआ होता है और उसे एक उम्मीद थी कि उसे उसका फादर मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं। इस सीन पर इनकी रिएक्शन से पढ़ो। जिमी अपने बचपन के ट्रॉमा से कभी ऊपर नहीं सका। उसे लगा कि ये सब कुछ शैतान ने किया है, शैतान के पास ही उसका फादर है, तो उसने शैतान को खुश करना इस उम्मीद से चालू कर दिया कि कभी ना कभी शैतान उसके कामों से खुश होकर उसे उसके फादर से मिला देंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। कुल मिलाकर बात यह है कि जिमी मानसिक रूप से बीमार था। एक सिंपल सी बात है, ना कोई भगवान है ना कोई शैतान है, दोनों ही इंसान के रूप है। किसी ने जिमी में शैतान को देख लिया तो किसी ने केल्सन में भगवान को देख लिया। केल्सन के कामों ने बुरे को अच्छा बना दिया, जबकि जिमी के कामों ने अच्छे को बुरा बना दिया। यही सेकेंड पार्ट की समरी है। और केल्सन अपने ऊपर आयोडीन की लेप लगाता था जिसके कारण वो ऐसा दिखता है। आयोडीन का लेप उसे ज़ॉम्बी से बचाता है। ज़ॉम्बीज आयोडीन को पसंद नहीं करते।